नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कैबिनेट में 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट में 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आयुष्मान की तर्ज पर बिहार में स्वास्थ्य बीमा आपको मिलेगा। 58 लाख लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने पर भी मुहर लगी है। गरीब परिवार को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। विश्वविद्यालय और कॉलेज में इंटर की पढ़ाई पूरी तरह से बंद होगी। 10+2 स्कूल में ही अब इंटर की पढ़ाई होगी। महागठबंधन सरकार के समय गठित सभी संवैधानिक आयोगों और बोर्डों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 को मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। संजय हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। संजय, महत्वपूर्ण क्या रहा इस कैबिनेट की बैठक में? राहुल, सबसे बड़ी बात की न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है और राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 को आज कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा आयुष्मान की तर्ज पर बिहार के 58 लाख लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का फायदा मिलेगा। मंत्रिमंडल में इस बात पर सहमति बनी है। खाद्य सुरक्षा योजना के परिवार जो होंगे वो लाभान्वित होंगे, यानी जिनको 5 किलो अनाज फ्री अभी मिल रहा है केंद्र सरकार की योजना के तहत, ऐसे परिवार जो है वो लाभान्वित होंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो फैसला लिया गया है, 176 ओपी जो आउटपोस्ट होते हैं पुलिस के, उनको थाना में बदलने का प्रस्ताव जो है उसको भी स्वीकृति दी गई है और जो 5 पुलिसकर्मी वाले ओपी होंगे उनको जो है थाने में कन्वर्ट किया जाएगा। एक और जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो ये कि जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई होती है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और अब केवल 10+2 स्कूलों में ही इंटर की पढ़ाई होगी। हालांकि पटना विश्वविद्यालय जैसे जो यूनिवर्सिटी है वहाँ कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जो है अब जो है वो बंद है और ये फैसला जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके लिए विशेषज्ञ की कमेटी भी बनाई जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर बिल लाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, जो 35 एजेंडे हैं उसमें ये। राहुल, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है और आयुष्मान योजना की तरह ही स्वास्थ्य बीमा बिहार सरकार देगी। 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। स्वास्थ्य बीमा सरकार देगी। साथ ही 10+2 स्कूल में ही पढ़ाई इंटर तक की होगी। 58 लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और इसके साथ साथ राज्य प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 को मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। बता दें कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। तो कई महत्वपूर्ण एजेंडे जिन पर मुहर लगी है और 10+2 स्कूल में ही अब इंटर की पढ़ाई होगी। साथ ही जो विश्वविद्यालय और कॉलेज में इंटर की पढ़ाई जो हो रही थी उसमें बदलाव किया गया है। साथ ही आयुष्मान की तर्ज पर बिहार में स्वास्थ्य बीमा भी लोगों को मिल सकेगा और 58 लाख इनकी संख्या होगी जो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को ट्रिपल सौगात दी है। आईआईटी पटना को जहां 24 नए भवन मिले, वहीं बोधगया आईआईएम और भागलपुर ट्रिपल आईटी को पटना अपना स्थायी भवन मिल गया है। नवनिर्मित अकादमिक और आवासीय भवनों के निर्माण में करोड़ों की लागत आई है। तो ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आईआईटी पटना को बड़ी सौगात, साथ ही आईआईएम बोधगया को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सौगात दी है और ट्रिपल आईटी भागलपुर को भी बड़ी सौगात मिली है। तो बिहार को ट्रिपल सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ट्रिपल आईटी भागलपुर को सौगात मिलने के बाद से छात्राएं काफी खुश हैं। पीएम मोदी ने बेटा आईआईटी में 17 भवन का वर्चुअली उद्घाटन किया। 460 करोड़ की लागत से बने इस भवन को बनने से छात्रों को काफी सुविधा होगी। उद्घाटन समारोह में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव भी मौजूद रहे। सांसद ने नए भवन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया।
आईआईटी पटना बिहटा के लिए जो आज 400 करोड़ से अधिक की लागत से 24 भवनों का, जिसकी आवश्यकता बहुत दिनों से थी, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षकों के लिए, रिसर्च के लिए, कर्मचारियों के लिए, प्रोफेसर्स लोगों के लिए, उसमें आज उसको समर्पित करने का काम किया है। इसलिए मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का। आईआईटी पटना का और भी अधिक जो है आधुनिकता के साथ हमारे जो फैकल्टी मेंबर हैं वो समर्पित होकर के कार्य करें, विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छे शिक्षा हम दे पाएँ, स्टेट ऑफ आर्ट शिक्षा दे पाएँ। उसमें ये जो सुविधाएं आज मिली हैं वो एक मील का पत्थर साबित होंगी और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जिस आशा और विश्वास के साथ भारत सरकार जो हमें पैसे दे रही है संस्थान के निर्माण के लिए, उस पर हम लोग खरे उतरें। आईआईएम बोधगया के अत्याधुनिक स्थायी परिसर का पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह की पूजा के साथ हुई, जहां आईआईएम बोधगया के निदेशक डॉक्टर विनीता एस साहब, फैकल्टी सदस्य और सभी छात्र उपस्थित हुए। स्थायी परिसर बनने से लोगों में काफी खुशी है। यह परिसर करीब 118 एकड़ में फैला हुआ है। करीब 412 करोड़ की लागत से इस परिसर का निर्माण करवाया गया है। करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 118 एकड़ जमीन पे, और इसमें करीबन 60,400 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन हुआ है, स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसमें कि ऑडिटोरियम, स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासरूम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, हॉस्टल्स, एमडीपी ब्लॉक, ये सब इंक्लूडेड है। और आने वाले समय में ये बिहार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस एरिया में एक बड़ी शक्ति में उभर के आएगा। ऑलरेडी हम 21 आयाम की श्रृंखला में काफ़ी अच्छे पादान पे पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में आप सब देखेंगे कि हम और ऊंचाइयों को। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम बिहार दौरे पर है। आज निर्वाचन आयोग की टीम ने पटना में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। इसके अलावा राज्य भर के प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीएम और एसपी के साथ बैठक चल रही है। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को कई सुझाव अपनी तरफ से दिए। जेडीयू ने 3 चरण में चुनाव कराने की मांग की है, वहीं आरजेडी बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग कर रही है। सभी जिलों के जिलाधिकारियों की तरफ से भी निर्वाचन आयोग के सामने चुनाव को लेकर प्रेजेंटेशन दिए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 11 सदस्यीय टीम 3 दिवसीय दौरे पर इन दिनों बिहार में है और आज दूसरे दिन एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में जो टीम आई है उसकी, और आज सबसे पहले जो राजनीतिक दल हैं बिहार में उनके साथ चुनाव आयोग की एक बैठक हुई और इसमें जदयू के अलावा राजद और भाकपा माले, कांग्रेस, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने बैठक में शिरकत की। चुनाव आयोग की बैठक में जदयू की तरफ से जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, उन्होंने शिरकत की और उनके अलावा उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शामिल हुए बैठक में। बैठक में जदयू की तरफ से ललन सिंह ने 3 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि 7 चरणों में चुनाव कराने से कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं और राजद ने जो उसके 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल थे उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। इस प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विसिन पटेल, प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन और मुख्यालय प्रभारी महासचिव मुकुंद सिंह शामिल थे। और अभी जो बैठक चल रही है उसमें प्रेजेंटेशन जो है वो दिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। सभी प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीएम, एसपी, ये तमाम अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं और जो फीडबैक है वो चुनाव आयोग को दिया जा रहा है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर जिलों में तैयारियां की गई हैं। अपराधियों के खिलाफ जो है वो एक्शन चलाया गया है, शराब कितना जब्त किया गया है, तमाम तरीके से कितने लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया गया है, कितने लोगों को गुंडा एक्ट के तहत थाने में उनकी हाजिरी बजाई जा रही है, चौकीदार परेड तक कराया जा रहा है। तो तमाम जो पहलू हैं उसको लेकर जो जानकारी है वो चुनाव आयोग को दी जा रही है। देखना होगा चुनाव आयोग की टीम बिहार में जो तैयारियां की गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उससे कितना संतुष्ट हो पाती है। हालांकि मीडिया से आज ब्रीफिंग नहीं है, बुधवार को मीडिया को ब्रीफ करेंगे जो चुनाव आयोग के तमाम सदस्य हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त, और देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग बिहार में की गई तैयारियों से कितना संतुष्ट है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। 18वें लोकसभा चुनाव को लेकर पटना में निर्वाचन आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और चुनाव को लेकर उनके सुझाव मांगे हैं।
जेडीयू की ओर से ललन सिंह ने सुझाव दिया कि बिहार में 3 चरणों में ही चुनाव कराए जाने चाहिए ताकि उम्मीदवारों का चुनाव में ज्यादा खर्च नहीं हो। वहीं वृषिण पटेल ने सुझाव दिया कि मतदान ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराया जाए और बूथों पर 1500 की जगह 1000 तक की वोटर्स की संख्या तय की जाए। पोस्टल बैलेट की जो गिनती हो वो आधा घंटा समय ये लोग देते हैं। हम लोगों का है कि जब तक पूरे पोस्टल बैलेट की गिनती ना हो जाए ईवीएम की गिनती शुरू नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। और नंबर 3 हमारा था कि साहब ये जो 1500 एक बूथ पर जो मतदाता आप दे रहे हैं तो इससे पोलिंग घट जाएगा, तो कम से कम उसको मिनिमाइज करके और करीब 1000 पर उसको लाया जाए। पहला सुझाव हम लोगों ने दिया है कि बिहार में 7 फेज में चुनाव होने से चुनाव जो उम्मीदवार है चुनाव लड़ने वाले उन पर अधिक खर्च का बोझ पड़ता है, इसलिए कि लंबे समय तक उनको चुनाव प्रचार करना पड़ता है। दूसरा, उम्मीदवार और नेताओं को भी चुनाव के प्रचार में गर्मी के दिनों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए अधिकतम 3 फेज में चुनाव कराया जाए। बिहार में शिक्षकों की बहाली पर जारी श्रेय की सियासत के बीच शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सदन में आज बड़ा बयान दिया है। विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का सारा श्रेय सीएम नीतीश कुमार को जाता है और आरजेडी के लोगों द्वारा अनावश्यक क्रेडिट लेने की होड़ भी गठबंधन टूटने की बड़ी वजहों में एक थी। ऐसे में आरजेडी के लोग शिक्षक बहाली का झूठा श्रेय लेना बंद करें। यही तो गठबंधन के टूटने का एक कारण बना कि जब सब काम मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, अनावश्यक श्रेय क्रेडिट लेने की जो होड़ चली, ये कौन नहीं जानता है कि नियुक्तियां किसके समय में हुई थी। और हम लोग एनडीए में थे महोदय, एनडीए की जब हुकूमत बनी थी 2005-6 में तो 4 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। बीपीएससी से नियुक्ति की बात का जो ये श्रेय लेना चाहते हैं महोदय, हम आज आसन के माध्यम से सदन को और बिहार की जनता को पूरे जिम्मेदारी से बताना चाहते हैं कि बीपीएससी से परीक्षा लेने का निर्णय इनके शिक्षा मंत्री बनने से बहुत पहले लिया जा चुका था और मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो जब मैं शिक्षा मंत्री था उसी का निर्णय था। महोदय, यह मैं आपके माध्यम से सदन को और पूरे बिहार को बिल्कुल स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि बीपीएससी से शिक्षकों के प्रतिभावान या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के परामर्श पर उस समय शिक्षा विभाग लिया था जब शिक्षा विभाग का प्रभारी मैं था। इनके समय में तो सिर्फ अधिसूचना जारी हुई थी। राज्यसभा के लिए बिहार से सभी 6 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। संसद के ऊपरी सदन के लिए चुने सांसदों में 4 नए चेहरे हैं जबकि 2 पुराने हैं। बीजेपी से भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता पहली बार राज्यसभा पहुंची हैं, जबकि जेडीयू से वरिष्ठ नेता संजय झा भी पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। आरजेडी से नए चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के निजी सलाहकार संजय यादव राज्यसभा सांसद बने हैं, जबकि मनोज झा को पार्टी ने फिर से राज्यसभा सांसद बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने पुराने चेहरे और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह को फिर से राज्यसभा सांसद बनाया है। निर्विरोध निर्वाचन के बाद सभी सांसदों ने विधानसभा में सर्टिफिकेट लिया। पूर्व आईएएस अधिकारी रमेश अभिषेक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई हुई है। दिल्ली में पूर्व आईएएस के कई ठिकानों पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन चला। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। ओडिशा के रहने वाले 1982 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी रमेश अभिषेक के खिलाफ मई 2019 में लोकपाल से शिकायत की गई थी। लोकपाल की 3 मेंबर वाली बेंच ने अपनी जांच के बाद 2 फरवरी 2022 और 3 जनवरी 2023 को ईडी को अभिषेक के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया था। मामले को दर्ज करने के बाद जांच एजेंसी ने रमेश अभिषेक के दिल्ली स्थित आवास सहित कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की। सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सबूतों सहित कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा किया गया, जिसके आधार पर जल्द ही जांच एजेंसी सीबीआई रमेश अभिषेक सहित कई अन्य आरोपियों को
पूछताछ को लेकर समन भेजेगी। रमेश अभिषेक बेहद चर्चित अधिकारी रहे हैं। यूपीए सरकार के दौरान कई बड़े राजनेताओं के साथ उनके बेहद करीबी संबंध रहे हैं। पटना के गांधी मैदान थाना की अस्थायी मालखाना से कार चोरी का मामला पटना पुलिस के लिए सरदर्द बन गया है। मालखाना से कार चोरी की जानकारी थाना द्वारा अधिकारियों तक नहीं दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर को दिया गया है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पूरे मामले में और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। हमारे पीछे एक तस्वीर है और यह तस्वीर है पटना पुलिस के एक मालखाना की। थाना का यह मालखाना है और गांधी मैदान थाने का यह अस्थायी मालखाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां से एक कार चोरी चली गई है। दरअसल गांधी मैदान थाने की पुलिस ने 7 मार्च 2020 को शराब की बोतल मिलने के कारण हुंडई एसेंट कार को जब्त किया था। गांधी मैदान थाना के मालखाना का सामान पहले थाना के सामान थाना में ही रखा जाता था, जिसके कारण वहां जाम लगने की समस्या आ जाती थी। लेकिन 5 अप्रैल 2022 को गांधी मैदान थाना के सामने पड़ी गाड़ियों को यहीं पर, जो बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में पड़ता है, बांसघाट के बगल में, यहां पर लाकर जमा कर दिया गया, रख दिया गया। और यहां से एक कार जो है वो चली गई है। उस कार के बारे में बताया जाता है कि हुंडई एसेंट कार है ये। और जब कार चोरी गई और जब गांधी मैदान थाने की पुलिस को जानकारी मिली, तब आनन फानन में जो गांधी मैदान थाना के जो मालखाना प्रभारी हैं, उन्होंने पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है कार चोरी का। संत लाल सिंह उनका नाम बताया जा रहा है, जो मालखाना प्रभारी हैं। और अब ये कार गायब है। इससे पटना पुलिस में खलबली मच गई है। जो अधिकारी हैं उन तक यह बात नहीं पहुंची थी, चाहे वो सिटी एसपी हो, डीएसपी हो। और बाद में जब केस दर्ज हुआ है तब आला अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी मिली है। तो निश्चित तौर पर ये जो मामला सामने आया है, इसके बाद अब पटना पुलिस के आला अधिकारी जो है मामले की जांच का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब इस पूरे मामले में किस तरह की जांच होती है और कौन से लोग दोषी पाए जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बार फिर से पटना पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।